Hello, my dear students of 9th Standard English Medium. Once again, I welcome you back to my class of Social Science, and this is going to be the second lecture of the 9th chapter of Civics. Okay, the second lecture of the 9th chapter, and the name of the lesson, as you can see on the board. We are going to study in this chapter about fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. ये एक लंबा चौड़ा चैप्टर का नाम है। तो 9th चैप्टर का ये सेकेंड लेक्चर है और फिलहाल हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स के जो दो मेन राइट्स थे, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, उसके बारे में समझा था। बहुत ही डिटेल स्टडी है इसमें, तो ऑब्वियसली थोड़ा लेक्चर्स की संख्या जो है इस चैप्टर को पूरा करने में थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम द थर्ड राइट, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, पेज नंबर 67, दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर फ्रॉम। ओके, आपको टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना है, साथ में पेंसिल या हाईलाइटर भी हाथ में रखना है। जहाँ पे जरूरी पॉइंट्स रहेंगे वहां पे मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा अंडरलाइन करने के लिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट्स द थर्ड ह्यूमन राइट, दैट इज द थर्ड फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका डिस्कशन करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब अन्याय होता है हिंदी में। शायद अगर आपको एक क्वेश्चन हो कि एक्सप्लॉयटेशन मीन्स क्या, तो शोषण, अन्याय ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर किसी व्यक्ति के सामने कोई शोषण हो रहा है किसी के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कोई एम्प्लॉयर के द्वारा, या तो कोई लाइक फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, इन केस इफ द exploitation is initiated towards an individual, then he or she has a right to fight against that exploitation. अभी अन्याय के सामने वो फाइट किस तरह से कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो पेज नंबर 67 वहां से हम पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सी एनी पर्सन डज नॉट सफर एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द अदर पर्सन। एन एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ध्यान रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि किसी भी इंसान को किसी भी दूसरे इंसान से अन्याय सहना ना पड़े, दूसरे इंसान से या दूसरे समाज से। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव है हर एक इंसान को। और आगे हम पढ़ चुके हैं कि सबको इक्वल राइट है, सबको फ्रीडम है, तो ऑब्वियसली ये भी इससे कनेक्टेड राइट है। ठीक है, कि अगर सबको फ्रीडम है, सबको इक्वालिटी है, तो उसका मतलब साफ है कि अन्याय किसी को भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जो ग्रुप है या तो कुछ लोग जो है वो आराम से फ्रीडम से जी पाए और दूसरे लोगों को अन्याय सहना पड़े। ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाया जा सकता है, ऐसी बात है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके बारे में खास रूप से लिखा है कि किसी भी इंसान को दूसरे इंसान से कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि सोशल स्टेटस जो है, इकोनॉमिक सोशल स्टेटस, वो सबका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग रिच हो सकते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास, कुछ लोग लोअर मिडिल क्लास, कुछ लोग हायर मिडिल क्लास, एंड देन सम पीपल आर पुअर एंड सम पीपल आर एक्सट्रीमली पुअर। तो कई बार हमें लगता है कि लाइक जो पुअर गरीब लोग हैं उन लोगों को बहुत सहना पड़ता है, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है। ठीक है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल होना और अन्याय, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ओके, अपना सोशल स्टेटस को ऊपर बढ़ाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करना पड़ता है, एक अच्छी क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी होती है, और बड़े होने के बाद उनको नौकरी में या तो बिजनेस में सफल होना पड़ता है। तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन हिज और हर लाइफ। बट इन केस कोई इंसान अगर ऐसा हार्डवर्क नहीं करता है, पढ़ाई लिखाई उसका कोई ठीक नहीं है, पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही उनका पहले से पुअर है, प्लस उन्होंने भी लाइक पढ़ाई में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है,
तो आगे जाके उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके सामने अन्याय हो रहा है। ओके, इट इज ओनली द मैटर ऑफ the sort of ambition that a person should have in order to get success in his or her life। ठीक है, तो उसको इस तरह से नहीं समझना है कि इतने सारे गरीब लोग इंडिया में रहते हैं तो उनका कितना सारा अन्याय होता है उनके खिलाफ। ऐसा नहीं है, उनके खिलाफ अन्याय नहीं होता है। वो उनकी केयरलेसनेस की वजह से, या तो कम एजुकेशन की वजह से, या तो मेहनत ना करने की वजह से वो सफल नहीं हुए हैं, और इसलिए उनकी लाइफ में संघर्ष ज़्यादा है। जिन्होंने मेहनत की है उनकी लाइफ में सफलता तो आई ही है, ये एक सच्चाई है। ठीक है, तो इसको भी आपको समझना जरूरी है। अब आगे पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रजरी, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर आर बैन। ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना यानी कि इंसानों की दलाली करना, ठीक है, यहाँ तक के एक बहुत ही भयानक सोशल इविल वर्ल्ड में प्रिवेल करता था पहले, कि इवन इंसानों को बेचा जाता था। शायद आप लोगों को पता होगा, और इवन आगे भी पढ़ने को आएगा कि हिस्ट्री में ऐसा भी दौर आया है कि जब इंसानों को गुलामों के तौर पे बाजार में बेचा जाता था। तो ऑब्वियसली एक बहुत भयानक एक अन्याय है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम लेवल का ये एक एक्सप्लॉइटेशन है। चाहे इंसान का जो कोई भी कंडीशन है, वो गरीब है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको पैसे की लालच देकर, ठीक है, या तो रहने खाने की जो व्यवस्था है उसको देकर हम उसका एक्सप्लॉइटेशन इस तरह से करें। लेकिन पहले अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता था। तो बाय लॉ अब ये बैन किया गया है। ठीक है, और फोर्स लेबर वो भी बैन किया गया है। कोई इंसान अगर मजदूरी करना चाहता है खुद अपनी इच्छा से तो बात ठीक है, लेकिन जबरदस्ती किसी इंसान को काम नहीं करवा सकते। जो कोई भी काम कोई इंसान करता है तो उसमें ये चीज सबसे पहले आती है कि उसकी विश है काम करने की, तब जाके वो काम कर रहा है, बदले में उसको पैसे या सैलरी मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती वो काम किसी भी इंसान के कोई भी इंसान उनसे करवा नहीं सकता है। ठीक है, द वायोलेशन ऑफ द राइट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर ये राइट का कोई भी वायोलेशन करता है तो वो एक सजा के लायक गुनाह है, ऐसे इंसान को सजा होती है। Illegal trade of children and women, forced labor or imposed slavery, work without pay, and the whole drudgery system has to be ended through this right। तो वही बात है कि गुलामी प्रथा जो पहले हुआ करती थी वो इस सिस्टम से खत्म की गई है, और डेफिनेटली डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ये सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बाय चांस अगर ऐसा हो रहा है कि बच्चों को जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। इम्पोज्ड स्लेवरी, ठीक है, यानी कि किसी को जबरदस्ती गुलाम बना के घर में रखा गया है, बंद रखा गया है, और जो चाहे हम वो काम करवा रहे हैं उनसे, तो वो भी बाय लॉ वो एक गुनाह है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 कैनॉट बी मेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री माइन। ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना है कि 14 से कम उम्र के बच्चों को कोई भी जगह पे हम काम नहीं करवा सकते, वो चाहे फैक्ट्री हो, माइन हो, या तो कोई भी डेंजरस प्रोफेशन जहां पे हाथ पैर कटने का जोखिम हो सकता है, या तो जान जाने का खतरा भी हो सकता है। तो वैसी खतरनाक जगहों पे डेंजरस प्रोफेशन में 14 से कम उम्र वाले बच्चे जो होते हैं उनसे हम काम नहीं करवा सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना चाहिए। और ऐसी खतरनाक जगहों के यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, फैक्ट्री है, माइन है, ठीक है, गैराज है, होटल है। ओके, तो वहाँ पे बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता, प्लस वो घर में भी एज अ लेबरर या तो एज अ सर्वेंट हम उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंसेस। इसके लिए जो कायदा बनाया गया है
उसको चाइल्ड लेबर एक्ट कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में जिक्र किया गया है, तो वो भी हम अंडरलाइन कीजिएगा आप। मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी सॉल्व फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर ऑफ स्टेट मिलिट्री सर्विसेज इन एनी फील्ड irrespective of religion, gender, caste or class with or without remuneration. Remuneration यानी कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड या तो फिर सैलरी। इस स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैंडेटरी सर्विस होती है, जो कंपलसरी सेवाएं होती है, आवश्यक सेवाएं, उसको इसमें से अलग रखा गया है। फ्रॉम एनी person for the purpose of public welfare of the state military services in any fields irrespective of religion, gender, caste or class. Okay? कोई भी रिलीजन का कोई इंसान हो, कोई भी सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो मैंडेटरी सर्विस में गवर्नमेंट को यानी कि उनको एक अधिकार है कि रिक्रूटमेंट वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, कोई प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए। समाज के किसी भी क्वालिफाइड व्यक्ति को उसमें एम्प्लॉय करना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव रखे बगैर। ओके, ये उस स्टेटमेंट का मतलब है। अब फोर्थ जो राइट है, दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नाम से ही एक्चुअली ये बहुत क्लियर है, इसमें तो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब उसका साफ है कि जो पहली लाइन में उसका लिखा है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, कैन प्रमोट एंड प्रोपगेट द सेम इज मेंशन्ड इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन अपनी चॉइस का कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन किसी का भी, या गवर्नमेंट का भी, या तो दूसरे व्यक्तियों का भी, या तो दूसरे रिलीजन का भी नहीं होता है, ठीक है। देन दिस राइट इज एंजॉयड within the permissible limits so that it does not affect the freedom of public administration, morality and the health of the society. ये राइट जो है वो इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है कि आप अपना चॉइस का रिलीजन फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो मोरालिटी होता है, हेल्थ ऑफ द सोसाइटी होता है, ठीक है, आपकी मान्यताओं की वजह से कोई नेगेटिव इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब साफ है कि यू हैव द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट द चॉइसेस ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो। लोगों का, जो दूसरे लोग जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, दूसरे लोग जो कोई भी हम कह सकते हैं ना कि कोई भी रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, तो उनको उसका भी रिस्पेक्ट करना हमारे लिए जरूरी है। तभी जाके देश में एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण हो सकता है, ठीक है। द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, और द इंडियन स्टेट इज नॉट रन एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ एनी रिलीजन और सेक्ट। ओके, यानी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि इंडिया में कोई मेन रिलीजन नहीं है, इंडिया का खुद का एक मेन धर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे धर्मों के लोग रह रहे हैं। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जो है वो संख्या में ज्यादा है, फॉर एग्जांपल हिंदू लोग वो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ नंबर्स की बात है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो रिलीजन के नंबर्स, जो रिलीजन को फॉलो करने वालों की जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो वो हिंदू कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हमारा जो देश है वो बिन सांप्रदायिक कंट्री है, जिसमें सभी धर्मों को समान इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो चाहे हिंदू हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी है या पारसी है या सिख है या जैनिज्म है, या तो कोई भी दुनिया का रिलीजन या तो सेक्ट है, तो उसको संख्या के हिसाब से नहीं देखना होता है। वो कोई भी इंसान कोई भी रिलीजन को फॉलो करना चाहे तो उसको उसकी छूट छाट दी गई है। ओके,
The state cannot interfere in the religious matters of the religious belief of any group. कोई भी ग्रुप की धार्मिक मान्यताओं में सरकार कोई दखल अंदाजी कभी नहीं करती है और ना ही कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक इंडिविजुअल राइट है कि हमारे धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं. The religious groups have been given the freedom to establish any religious organization and can manage and administer them for a religious and a philanthropic aims. कोई भी धर्म के लोग इकट्ठा होकर अपना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, ठीक है. और फिलैंथ्रोपिक एम अगर किसी का रहा है, ठीक है, फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है कि दान करना, ओके, चैरिटी करना, ये होता है फिलैंथ्रोपी का मतलब. तो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अगर फिलैंथ्रोपी करने के पर्पज से बनाया जाता है, किसी रिलीजन के द्वारा वो इनिशिएट किया जाता है, ठीक है, तो उसकी भी छूटछाट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है. बस यही चीज का ध्यान रखना है कि रिलीजन के नाम से वो ऑर्गेनाइजेशन कोई गलत चीजें नहीं कर रहा है, उसका ध्यान गवर्नमेंट जरूर रखती है, तो वो भी गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है. The state cannot use the funds collected through the public tax or public fund for the benefit and development of any specific religious and sect. Okay? कोई गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन, किसी भी धर्म की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास से कोई पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए वो पब्लिक से या तो ऑर्गेनाइजेशन से पैसे इकट्ठा नहीं कर सकती है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के का वो राइट नहीं है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा दे. गवर्नमेंट का काम यही है कि सभी धर्मों को इक्वल गिनने का, ठीक है, और ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर उनका सिर्फ यही कंट्रोल होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन धर्म की आड़ में कोई गलत धंधे या गलत काम जो है वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको देखना होता है. The educational institution running on government grant cannot impart religious education or compel the students to participate in any religious education or attend any religious meet. ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की ग्रांट से चल रहे हैं, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्प से चल रहे हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो कोई पर्टिकुलर धर्म का पढ़ाई वहां पे नहीं करवा सकते. वहां पे एक ही चीज सिखाई जाती है स्कूल में या तो कॉलेज में कि सभी धर्म जो है वो समान है. ऐसा नहीं है कि वैसी संस्था में कोई पर्टिकुलर धर्म का पढ़ाई करवाया जाए, वो बात गलत है. ओके, ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल एंड दैट इज द प्रोमिनेंट थिंग दैट नीड्स टू बी टॉट टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच रन with the help of the government grant. ओके, तो कहने का मतलब साफ है कि यहाँ पे इंसानों को इंडिया में कोई भी रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है. ओके, अब 5th नंबर का जो राइट है दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. दिस ऑल्सो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट फॉर अस टू स्टडी. ओके, हमारे सबके लिए, क्योंकि हम सबको ये लागू पड़ता है, इसलिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. पीपल ऑफ वेरियस रिलीजियस, वेरियस लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लिव इन इंडिया. इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, सिर्फ साइज वाइज नहीं, एरिया वाइज नहीं, लेकिन पॉपुलेशन वाइज नहीं. अभी जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं उस वक्त नियरली अबाउट 140 करोड़ पीपल लिव इन इंडिया. ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की अभी फिलहाल. तो जाहिर सी बात है कि सभी कल्चर्स के और सभी रिलीजन्स के लोग, वेरियस बैकग्राउंड, वेरियस लैंग्वेजेस को फॉलो करने वाले लोग इंडिया में रहते हैं. ठीक है, इसलिए द पीपल ऑफ इंडिया हैव राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज. कोई भी इंसान जब कोई भी लैंग्वेज बोलता है वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चरल आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी, ठीक है, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने कस्टम्स को फॉलो करने का हर एक इंसान को अधिकार है. जो पहले हम रिलीजन की बात कर रहे थे, तो ये भी कुछ ऐसा ही एक राइट है कि हर एक रिलीजन तो नहीं कह सकते, लेकिन हर एक इंसान का जो सामाजिक बैकग्राउंड है,
ठीक है, वो जो पर्टिकुलर कल्चर को या कस्टम्स को, रीति रिवाजों को फॉलो करता है, वो रीति रिवाजों को फॉलो करने का उसको अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में रहते हो और आपको ये आप नहीं कर सकते। ऐसा गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं ला सकती। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर एक एक्सेप्शनल चीज ये है कि अगर कोई रिलीजियस कस्टम ऐसा है या कल्चरल कोई रीति रिवाज ऐसा है जिसमें सोशल विल प्रिवेल करता है, कुछ गलत बात हो रही है जो समाज के लिए हानिकारक है, तो वहां पे जो है वो लॉ के जरिए उसके ऊपर प्रतिबंध लाया जा सकता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अदरवाइज अगर किसी समाज को उससे कोई नुकसान नहीं होता है तो अपने अपने कल्चर्स को फॉलो करने का हर एक इंसान को अधिकार है। ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव राइट टू प्रिजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, cultural identity and ethnicity. Any educational institution which rely on the government grant cannot deny admission on the grounds of religion, caste, creed, language or any other reason. Okay, गवर्नमेंट ग्रांट से चलने वाले सरकारी जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो ऐसा नियम कभी नहीं ला सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट या क्रीड या कोई लैंग्वेज को फॉलो करने वाला इंसान है उसको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसा रूल वो नहीं ला सकते, उनको सबको एडमिशन देना पड़ता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। इफ एनी इंडिविजुअल अपील्स टू वोट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ माल प्रैक्टिस एज पर द एक्ट ऑफ 123, उसका थर्ड कॉलम। कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अपील करता है, ठीक है, कि सपोज कोई चुनाव आता है और उसमें लोगों को ऐसी अपील की जाती है कि ये पर्टिकुलर धर्म का या तो पर्टिकुलर स्टेट का लीडर है तो आप उसको ही वोट देना, किसी और को मत देना, ऐसा अपील नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो एक क्राइम है और उसका भी एक्ट नंबर 123 उसके थर्ड कॉलम में जिक्र किया गया है। Any of the state can frame a law and provide the right to its citizen to form and manage any of the educational institute based on cultural and linguistic minority. Okay, कोई पर्टिकुलर स्टेट या तो कोई जो कास्ट होती है वो अपना ग्रुप बना के एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई अपना स्कूल शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे वो अपने पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं यहाँ पे कि हिंदू धर्म में बहुत सारे सेक्ट्स हैं, जैसे कि स्वामीनारायण जो है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो काफी सारी स्वामीनारायण स्कूल्स जो है वो स्टेट में है। ओके, तो ये एक प्रोविजन है कि अगर वो कोई नुकसानकारक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और अपने, अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके जो ग्रुप होता है उसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहिए, ओके, तो वो गवर्नमेंट की परमिशन लेके उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन गिविंग एजुकेशनल ग्रांट्स और एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट फंड टू एनी ऑफ द लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ऐसी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूशन अगर गवर्नमेंट से ग्रांट क्लेम करती है तो गवर्नमेंट को वो ग्रांट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, उससे गवर्नमेंट जो है वो मना नहीं कर सकते हैं। ओके, इफ द स्टेट डिजायर्स टू टेक ओवर और कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, दे कैन डू सो ओनली आफ्टर गिविंग प्रॉपर रिटर्न्स। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर करना चाहती है तो गवर्नमेंट के पास उसका कोई पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। ओके, या तो फिर वो माइनॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उतना वैल्यू का जो फाइनेंशियल रिटर्न है वो दे के उसको टेक ओवर कर सकती है, या तो फिर गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है, कोई सोसाइटी के अगेंस्ट में जाए या तो सोसाइटी में न्यूसेंस फैले, ऐसा कोई एक्टिविटी हो रहा है, तो वो उसको टेक ओवर कर सकती है अथवा उसको बंद करवा सकती है।
ओके, फिर आगे हम देखते हैं अब उसके आगे जो है सिक्स्थ राइट, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, द सिक्स्थ वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये राइट का शॉर्ट में मैं आपको मीनिंग समझा दूं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है। सी, कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना 1950 में, जब से एनफोर्स हुआ, तब से लेकर आज तक, यानी उस बात को 70 इयर्स हो गए। अभी 2020 चल रहा है तो ऑब्वियसली 70 इयर्स हो गए। अब जैसे समय बदलता है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्वियसली एक ही है, लेकिन विद इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन ओनली we ought to make so many changes according to the requirement of that particular time and the situation. 1950 का समय और था, ठीक है, उस वक्त लोगों की एक्सपेक्टेशन और थी, और यानी कि बहुत कम थी उसकी, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी, पॉलिटिकल सिचुएशन काफी अलग था, पॉपुलेशन लो थी, बहुत कम थी, एजुकेशन इतना हाई नहीं था, ठीक है। आज वो माहौल चेंज हो गया है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें रेमेडीज, मॉडिफिकेशन, ठीक है, वो सब करना पड़ता है। तो जो कुछ भी मॉडिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, काफी सारे मॉडिफिकेशन अभी तक हुए हैं, ठीक है, तो वो सारे मॉडिफिकेशन का जो फायदा, यानी कि रेमेडीज का जो फायदा है, उसको प्राप्त करने का अधिकार भी सभी लोगों को है। ये इस राइट का मतलब है। ओके, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। ओके, तो टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसके मुताबिक राइट नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 68, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। नो मैटर हाउ मेनी लॉज आर फ्रेम्ड और हाउ मेनी प्रोविजंस आर मेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल, देन देयर रिमेन्स नो मीनिंग ऑफ सच फ्रीडम और राइट। कोई भी राइट की, अब जितने भी राइट से अभी तक हमने चर्चा की है, ठीक है, वो राइट्स बनाए तो जरूर गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन फॉर्म में है सिर्फ। अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है तो कोई भी राइट का कोई मतलब नहीं रहता है। तो सबसे पहली बात यहां पे ये आती है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है वो ठीक है, सबको इक्वल राइट्स है वो भी ठीक है, सबको फ्रीडम है वो भी ठीक है, कोई भी इंसान अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है वो भी ठीक है, वो लिखा गया है वो सब कुछ। लेकिन वो सारे राइट का इम्प्लीमेंटेशन, सारे अधिकारों का प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि सोसाइटी में कोई पर्टिकुलर राइट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, किसी इंसान को ऐसा लगता है कि उसके राइट का वायोलेशन हो रहा है, उसके मौलिक अधिकार के ऊपर अटैक किया जा रहा है किसी और के द्वारा, या तो उसको अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ भी अगर उसको लगता है, ठीक है, तो इस राइट की बदौलत, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बदौलत, वो उस राइट को प्राप्त करने के लिए सिस्टम के सामने लड़ सकता है, ठीक है, कोई भी इंसान, अगर उसको ऐसा लगे कि अन्याय हो रहा है। Therefore, a provision has been made in Constitution for the implementation of these rights, and under it, okay, इस right के अंडर में क्या चीज आती है? A writ in the Supreme Court can be made for the violation of the fundamental right. वो इंसान जिसको ये लगता है कि उसको पर्टिकुलर राइट नहीं मिल रहा है, या तो उसका जो बोलते हैं ना कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फ्रीडम, या तो इक्वालिटी, उसका कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर सकता है। रिट पिटीशन का मतलब ये है कि रिटन फॉर्म में, ओके, जो जिसको बोलते हैं ना कि एक एप्लीकेशन, यूं समझो कि एप्लीकेशन रिटन फॉर्म में होना है, जिसमें उसको क्या अन्याय हो रहा है उसका डिटेल उसको लिख के प्रोवाइड करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि वो इंसान जब भी उसको मर्जी पड़े कोर्ट के सामने जाके खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं। ये प्रॉपर मेथड है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, या तो इवन फॉर दैट मैटर कोई भी कोर्ट में जाके रिट पिटीशन जो है वो दाखिल करा सकता है,
ठीक है, रिटर्न फॉर्म में वो एक अर्जी होता है, एप्लीकेशन होता है, वो सबमिट करा सकते हैं। द राइट हैज बीन एक्सेप्टेड एज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऐसा जो अधिकार है उसको ही हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। ठीक है, अगर आपके अधिकारों के ऊपर अटैक हो रहा है, आपको अधिकार कोई सपोज नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको पाने के लिए आप जो कंप्लेन करते हो कोर्ट में, जो उसकी प्रोसीजर करते हो, that is known as right to constitutional remedies. The Supreme Court plays an important role in protecting the fundamental rights. तो इस तरह से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे देश की सबसे हाईएस्ट लेवल की कोर्ट है, ठीक है, वो भी फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करने के लिए एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। एंड फॉर दिस, if the court finds it necessary, then it can give orders, instruction और डिक्री यानी कि जजमेंट। ओके, कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि कोई फरियादी जो है उसकी फरियाद में दम है, ठीक है, तो उसके मौलिक अधिकारों का रक्षण करने के लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है, कोई सोशल इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर दे सकती है, या तो कोई जजमेंट जो है वो जाहिर भी कर सकती है। The apex court is vested with the powers given by the constitution. Apex court यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आपको याद रखना है, एपेक्स कोर्ट यानी कोई दूसरी कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ही दूसरा नाम है। सुप्रीम कोर्ट को हम एपेक्स कोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का, उसको इंटरप्रेट करने का जो काम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट बहुत ही बखूबी निभा रही है यहाँ पे। Nobody can oppose it. सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका विरोध कोई नहीं कर सकता है। If any person puts a complaint against any state for the violation of any fundamental right, then the Supreme Court can exercise its right. ठीक है, कोई स्टेट अगर या तो फिर कोई इंसान किसी स्टेट के सामने या गवर्नमेंट के सामने कोई कंप्लेन करता है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी इंसान कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, या तो कोई ग्रुप के सामने या तो कोई दूसरे इंसान के सामने कंप्लेन करता है। कोर्ट को अगर मालूम पड़ता है कि हाँ अन्याय हुआ है, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट अपना अधिकार जो है वो दिखाती है और उस इंसान का मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जजमेंट जो है वो जारी करती है। आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। Dr. Baba Saheb Ambedkar has considered this right as a soul of our constitution. इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन करना चाहिए बार बार एमसीक्यू में या तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये 6 में से जितने राइट है उसमें से इसको यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा है, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस राइट के बारे में। द पार्लियामेंट कैन हैंड ओवर द पावर्स ऑफ गिविंग सच एन ऑर्डर टू एनी ऑफ द कोर्ट। ओके, पार्लियामेंट के पास यानी कि गवर्नमेंट के पास भी एक पावर है कि कोई पर्टिकुलर समाज में कोई इश्यू होता है तो उसको सॉल्व करने का या तो उससे रिलेटेड कोई जजमेंट जारी करने का अधिकार जो है वो कोई भी कोर्ट को दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट को भी दे सकती है, हाई कोर्ट को भी दे सकती है। ठीक है, इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रेम्स एनी लॉ व्हिच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट और नॉट इन कॉन्ग्रुएंस ऑफ इट, देन द सुप्रीम कोर्ट कैन स्टॉप द स्टेट। कोई स्टेट गवर्नमेंट या तो जो देश की हमारी पार्लियामेंट है वो कोई ऐसा बिल पास करती है या तो ऐसा कोई कायदा बनाती है, वो कायदा बन तो जाता है लेकिन फिर बाद में वो ऐसा पता चलता है कि समाज के लिए वो योग्य नहीं है। ठीक है, तो उस कायदे को इम्प्लीमेंट होने से कोर्ट रुकवा भी सकती है। तो ये गवर्नमेंट का एक लिमिटेशन है। उनको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी कायदा या तो जो भी प्रपोजल है, जो भी बिल है वो पार्लियामेंट से वो पास करवा रहे हैं वो समाज के हित में है कि नहीं। चलो फिर भी उन्होंने पास करवा दिया, ठीक है, और फिर बाद में पता चलता है कि इसका समाज में बहुत विरोध हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो कायदा, वो लॉ है, वो बिल है, वो प्रपोजल है, वो पास होने के बावजूद भी क्योंकि वो समाज के अगेंस्ट में है, तो
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको रुकवा भी सकती है। वो कायदा जो है वो फिर खारिज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए समझने के लिए। ओके, thus this right provides the opportunity to any of the citizen to approach court for the violation of fundamental rights। तो सीधी बात है कि किसी भी सिटीजन को कोर्ट को अप्रोच करने का अधिकार है, वो चाहे अगर इंसान से उसको अन्याय हो रहा है या तो गवर्नमेंट से भी अगर हो रहा है अन्याय, तो रिट पिटीशन जारी करके वो सबमिट करके वो कोर्ट में जा सकता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियन सिटीजन। तो इस तरह से हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स सभी सिटीजन्स को मिलते हैं। दीज राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स। हम गवर्नमेंट के सामने भी इस राइट के लिए लड़ सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है। द फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स एट ऑल द टाइम। हम सबको लागू होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स। नॉर्मल सिचुएशन में हम सभी अपने फंडामेंटल राइट्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज एक्सेप्शन है इसमें, इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि कई बार अगर आपातकालीन व्यवस्था या आपातकालीन सिचुएशन आ जाए ऐसी, जिसको इंग्लिश में हम इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है, तो ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ये फंडामेंटल राइट्स के द्वारा रोक लगाई जा सकती है और ऐसा अधिकार गवर्नमेंट के पास होता है। वैसे बहुत रेयरली ऐसा होता है, ठीक है। इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था 1975 में, वो था ऑब्वियसली, और फिर आजकल जैसे कि आप देख सकते हो कि जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है, तो बीच में जो लॉकडाउन आया था, तो उसमें भी हमारे साथ काफी सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे थे जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी। कर्फ्यू लगा हुआ है, आप बाहर घूम नहीं सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में बाहर घूमने का हमें अधिकार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये एक ऐसी इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन ऐसी थी जिसमें गवर्नमेंट के पास ऐसा अधिकार होता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रोक लगाए, क्योंकि उस वक्त वो समाज के हित में होता है, इसलिए गवर्नमेंट ऐसे स्टेप लेती है इमरजेंसी सिचुएशन में। अदरवाइज इन अ नॉर्मल सिचुएशन, एज यू नो, we can all exercise our fundamental rights, and in case of violation of these fundamental rights, we can also fight against any individual, any organization, or even any state, or even the union government also। ठीक है, तो ये था स्टडी हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आने वाले लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा करेंगे। ओके, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिएगा और जितना लेसन हमने पढ़ा है उसको रीडिंग भी कीजिएगा, राइट। एंड आई विश यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड। एंजॉय विथ योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।